नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात जनाबे वाला ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी भी, इसी नारे को लोगों ने जो है वो पजीराई भी दी, उसी के नतीजे में नई हुकूमत भी आई। इसी नारे तले, इसी बात के आगे बढ़ने पर लोगों ने एक इनकरेजमेंट दी और बहुत से एक्शंस भी हमने देखे। एक्शंस कुछ इस नौयत के थे कि एटलीस्ट जो बिल्कुल टॉप नॉच लीडरशिप्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उनका एहतिसाब शुरू हो गया। और जो माजी में हुकूमत में रहे थे, सही काम किए थे, गलत काम किए थे, जुर्म था नहीं था, ये फैसला वो इदारे करेंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों ने देखा भाई कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद वो मामला एकदम हवा में महलूल हो गया। करप्शन की बात तो होती रही कि बड़ी करप्शन है, लेकिन जिन लोगों पर इल्जाम है वो तो सब रिहा घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, और अब बिल्कुल मुतमईन भी घूम रहे हैं, क्योंकि मामलात उन पर तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तो अवाम ये जानना चाहती है कि भाई इतना जो ये शोर शराबा करप्शन का है, इस पर कुछ करना भी है या बस कहते ही रहना है कि जी करप्शन है, खत्म करेंगे। फिर दूसरी बात यह, करप्शन तो अपनी जगह है, फिर वो करप्ट माफिया है। अच्छा जी, करप्ट माफिया है, ठीक है, तो उनको पकड़ना है या हमने खाली यही कहना है कि वो माफिया, मतलब लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को नाम देने कि भी ये भी माफिया, ये भी माफिया, ये भी माफिया, ये भी माफिया। अच्छी बात है कि उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अच्छी बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, लेकिन एक्शन ले भी लिया जाए या सिर्फ जिनकी गर्दन पतली होगी उन्हीं पर ही पहले हाथ पड़ेगा। तो इस सिलसिले में मैंने मदऊ किया है बड़े ही अहम मेहमान को, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बड़ी मुतवाज़िन गुफ्तगू करते हैं। इनसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई ये खुद भी, मैं कहूँगा कि बड़ा इनका कलीदी किरदार रहा है। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग नावाकिफ़ होंगे, वो आगाज़ में ये हुकूमत के स्पोक्स पर्सन बन गए थे इकनॉमिक्स के ऊपर, तो इकनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस वगैरह के मामलात के ऊपर, लेकिन इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है आइडेंटिफाई करने के अंदर कि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन ने कितना जो है वो तूफान और प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि भाई इसका मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपको वेलकम करता हूं शो में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जनाबे वाला ये करप्शन की इतनी बात होती रही, और माजी में आप भी इससे बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस हुए होंगे, मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था, इंपैक्ट हुआ था कि भाई अच्छा कुछ काम होने वाला है। तो आपके नजदीक क्या इस पर पेशरफ्त उस तरह से हुई है जिस तरह से आपकी ख्वाहिशात, तवक्कुआत थी? नहीं अली साहब, बहुत बड़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन का बोझ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर, पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, और मेरा ख्याल है कि अभी भी कर रहे हैं। देखिए, जो असूली बात है, हुकूमत का काम एहतसाब करना नहीं है। हुकूमत एक सियासी हुकूमत होती है, उसका काम यह है कि एहतसाबी इदारे को इतना मजबूत बना दे, एहतसाबी इदारे को इतना खुद मुख्तार बना दे, और एहतसाबी इदारे को इतना काबिल बना दे कि वो अपने ओन पे एहतसाब का अमल जारी रखे। हुकूमत का काम है माशी पॉलिसी देना। हुकूमत का काम ये नहीं है कि आपने रेयर व्यू मिरर, जिसको मैं कहता हूं कि एक, आप समझ लीजिए कि एक बस है जिसमें 21 करोड़ पाकिस्तानी सवार हैं और हमारे वजीर आजम साहब उसके ड्राइवर हैं। ड्राइवर का ये काम नहीं है कि वो 100% फोकस जो है वो रेयर व्यू मिरर जो पीछे देखती है कि नवाज शरीफ साहब कितना लूट के चले गए या जरदारी साहब कितना लूट के चले गए। ये काम उस एहतसाब के इदारे का है। हुकूमत का काम है माशी पॉलिसी देना और 21 करोड़ पाकिस्तानियों को आगे लेके बढ़ना, तो उन्होंने सीधा देखना है। आप ये समझ लीजिए कि हर कार में, हर बस में एक वो ऑयल क्लीनर के लिए किट लगी रहती है कि जितना भी तेल आए उसको प्योरीफाई करना है। तो ये एहतसाब के इदारे का काम जो है, आप समझ लीजिए कि वो काम है कि मईशत के अंदर से करप्शन को उसने साफ करते रहना है और मुसलसल साफ करते रहना है। ये कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक अमल है, एक प्रोसेस है जो चलता रहना चाहिए। अच्छा, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अभी जिस माफिया की बात हो रही है, जिसको जिम्मेदार शायद ठहराया जा रहा है महंगाई का,
ये माफिया, क्या इसमें पिन पॉइंट किया जा सकता है कौन है? और ये क्या ये ऑपोजिशन है, क्या ये वो करप्ट लोग हैं जो हुकूमत से कोई वाबस्तगी या ताल्लुक नहीं रखते? ये भी थोड़ी वजाहत करें, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई हो रही है एट्रीब्यूट किया जा रहा है ये एक्शंस ऑफ द माफिया है। ये माफिया कौन है? अच्छा, अब आपने इशारा कर दिया। आई थिंक मेनली दो चीजें हैं, एक गंदुम है और एक चीनी है। और गंदुम पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, रोटी की कीमत जो है वो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि तकरीबन 115 किलोग्राम से 120 किलोग्राम औसतन हर पाकिस्तानी जो है वो साल की गंदुम इस्तेमाल करता है। अब क्या हुआ कि 55 रुपए की किलो गंदुम छोड़ के या आटा छोड़ के गए थे PMLN वाले, और अब वो पहुंच गया कहीं 70 रुपए पे। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम माहाना तकरीबन 20 लाख टन गंदुम इस्तेमाल करते हैं, 21 करोड़ पाकिस्तानी मिला के। अब अगर 20 रुपए फी किलो गंदुम बढ़ती है तो आप समझिए कि पाकिस्तानियों को 40 अरब रुपए का माहाना टीका लगता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि टीका आपको और मुझे लग गया, आपकी और मेरी जेब से, और मेरे सामने जो कैमरामैन साहब बैठे हैं उनकी जेब से 40 अरब रुपया निकल गया। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर 40 अरब निकला है आपकी और मेरी जेब से, तो जाहिर है कि किसी की जेब में गया होगा। अब ये हुकूमत का काम है कि उनकी निशानदेही करे। देखिए, जो लोग ये माल बना रहे हैं उन्होंने कंपनीज एस्टेब्लिश की हुई हैं, और उनका एक्सप्लिसिट मकसद है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये फ्री मार्केट में जो भी कंपनीज अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करती हैं उनका मकसद इवेंचुअली होता है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अब हुकूमत का काम होता है कि उस मार्केट के अंदर इंटरवीन करे। रेगुलेटर्स हमने बनाए हुए हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, नेपरा एग्जिस्ट करता है, ओगरा एग्जिस्ट करता है। इन सारे रेगुलेटर्स का हुकूमत के साथ ये काम, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको मुनाफा न कमाने दिया जाए। इनका काम है कि 21 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफाद में काम करना है। तो हमारे यहां क्या हुआ है कि जो मुनाफा कमा रहे हैं उन्होंने इन रेगुलेटर इंक्लूडिंग हुकूमत को कैप्चर कर लिया है। तो रेगुलेटरी एजेंसी जो पाकिस्तान की हैं वो कब्जे में चली गई हैं उन्हीं लोगों के जिनके खिलाफ उन्होंने ये जंग लड़नी थी। नहीं, एक सेकंड, थोड़ी सी वजाहत। इसके माने ये है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर में मौजूद है ना वो लोग। बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा भी है ना सर, ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। जी, अभी भी हैं, पहली हुकूमतों में भी रहे हैं। आप शुगर मिलों की मालकान की लिस्ट देख लीजिए। आप गंदुम के अंदर जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, फिर हुकूमती पॉलिसी आप सोच लीजिए। जरा 3 या 4 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं जी। आप सोचिए कि फरवरी 2019 में उस बिजनेस को लेट द फ्री मार्केट डिसाइड कि पाकिस्तान में कितनी गंदम उगाई जाएगी, किस कीमत पे बेची जाएगी। अगर पाकिस्तानी महंगा बेचना शुरू करेंगे तो इंपोर्टर यहां पे हैं, वो उज़्बेकिस्तान से और यूक्रेन से गंदम खरीद लाएंगे और यहां पे कतन किसी किस्म की किल्लत नहीं होने देंगे। मामला खराब होता है जब हुकूमत अंदर आ जाती है। आप देख लीजिए, चीनी की मार्केट के अंदर हुकूमत 90-95% मार्केट वो कंट्रोल करते हैं। गंदुम की मार्केट जो है वो 90-95% उसमें रोल हुकूमत पाकिस्तान का है। और दोनों में आप सोचिए कि टीका किसको लगता है, 21 करोड़ पाकिस्तानियों को। तो या तो हुकूमत इन चीजों के ऊपर फोकस छोड़ दे, कंप्लीटली निकल जाए और अपनी हुक्मरानी के ऊपर तवज्जो दे। सर, इतना ज्यादा टाइम मिला था, अब तो आपको पता है तकरीबन टाइम इज आपको पता है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और वक्त कुछ इस तरह से है कि बदल भी बड़ी जल्दी जाता है। आपको पता है 2-3 महीने पहले वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है। अब पीछे मुड़ने पर कोई साथी दिखता नहीं। इशारे से आपको बता रहा हूं, पहले शफकत का हाथ था, अब इशारे से आपको बता दिया मैंने, वक्त तो बड़ी जल्दी बदल चुका है। नाउ टाइम इज पास्ट। आप तो अब बात की बात कर रहे हैं ना, अब तो आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? देखिए सर, आप इस्लामाबाद के अंदर बैठे खुल के बात करें। आपको पता है हालात बदल रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर, आप मुतारिक हैं, आपको पता है क्या हो रहा है।
देखिए 21 करोड़ पाकिस्तानी तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डिलीवरी हो पाए। और डिलीवरी के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नीयत और एक काबिलियत। तो इस हुकूमत में नीयत बड़ी शुरू से नजर आती थी कि वो चाहते हैं कि कोई डिलीवर कर दिखाएं, काबिलियत का फुकदान रहा है। तो मैं तो अभी भी पुरुमीद हूं कि अगर नीयत के साथ काबिलियत को कहीं जमा कर लिया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप अभी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, जबकि आप हालात से वाकिफ भी हैं और आपके चेहरे के तासुरात थोड़ा बहुत बता भी रहे हैं कि हालात कितने संजीदा नौयत के हो चुके हैं। अभी भी अगर आप फील करते हैं कि इसी बुनियाद पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जिन लोगों से सुना उन्होंने कहा भाई ये तो सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं जिनको हमने बिठाया हुआ है, ये काबीना के अंदर वुज़रा माजी में रह चुके हैं, चंद ही ऐसे होंगे जो 9 वजीर हैं, 9 वजीर ही कहा जा सकता है ना, जैसे नौजवान कहा जाता है। तो बाकी सब तो वो कह रहे हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, लफ्ज कुछ और इस्तेमाल किया था उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए पाकिस्तान में, लेकिन मैं आपके लिए एक्सपीरियंस। तो आप मुझे बताएं फिर कहां से लाएं और काबिल लोग किधर से लाएं, पैदा कहां से करें? देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की तो कतन किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। आप पाकिस्तानी देखें, जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाता है तो क्या क्या कमालात दिखाता है। बहुत लंबे अरसे तक मुझे याद है कि अमेरिका के बेशुमार अस्पताल जो हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स मैनेज किया करते थे। दुनिया में बैंकिंग के अंदर आप देखिए कि पाकिस्तानियों ने जैसे ही पाकिस्तान से बाहर निकले हैं तो कितना बड़ा नाम कमाया है। तो हमारा सिस्टम में कुछ कमजोरी है कि टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ये है कि आप किसको जानते हैं, उसको वैल्यू नहीं किया जाता कि आप क्या जानते हैं। तो फिर वो लोग आगे निकल जाते हैं जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों को जानते हैं, एज अपोज टू के जिनको लोगों को आगे निकलना चाहिए जो खुद बहुत सारा कुछ जानते हैं। देखिए सिस्टम को ठीक करने के लिए हम बड़ा पक्का बंदा लेकर आए, बड़े सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम को रीवैम्प करने के लिए आपको पता है एक खास तौर पे एक बंदे को लाया गया है जो कि पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम करता रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े अहम मनसब के ऊपर फाइनेंस के अंदर जो है वो शोबे में रहा है, लेकिन वी आर सीइंग नो रिजल्ट्स। द सिस्टम शुड हैव बीन इंप्रूव्ड, रिफॉर्म्स शुड हैव बीन विजिबल। आपके सामने ही है सर, उससे ज्यादा काबिल आदमी तो नहीं था ना। मुशर्रफ साहब भी उनको काबिल कहते थे, उनसे अगले भी उनको काबिल कहते थे, नून वाले तो शायद उनको कायम मुकाम बहुत बड़ा ओहदा देने वाले थे। अब इससे ज्यादा और कौन काबिल आदमी लाऊंगा आपको रिफॉर्म करने के लिए? इशारा समझ गए ना जरा? अब देखिए आपने खुद ही कह दिया कि इस वक्त जो मईशत का हाल है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब, वजीर आज़म साहब के ऊपर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उनको एक माशी टीम दी गई थी। तो अब इल्ज़ाम भी उसी माशी टीम के ऊपर जाएगा। डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो मैं समझता हूँ मईशत के हवाले से एटलीस्ट वो इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं डाला जा सकता। जो गवर्नेंस का हाल है सूबों के अंदर उसकी जिम्मेदारी ज़रूर वज़ीर आज़म साहब के ऊपर पड़ती है। देखिए सूबों ने गवर्नेंस करके दिखानी है और विफाक ने आपको माशी पॉलिसी बना के दिखानी है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का हाल है, अगर आप 55% आबादी तकरीबन पंजाब में रह रही है, पंजाब तकरीबन 60% पूरे मुल्क की जीडीपी भी प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे जो गवर्नेंस का हाल है अगर आप उसको देख लीजिए, यानी कि 17 महीनों के अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि ये 5वां आईजी, यानी कि 4 आईजी बदले जा चुके हैं, ये 5वां आईजी सिर्फ 17 महीनों में 5वां आईजी आ गया है। कोई 6 एजुकेशन सेक्रेटरीज बदले जा चुके हैं, कोई 2 दर्जन सेक्रेटरीज बदले गए हैं, 31 के करीब डीसीओज बदले गए हैं, 2 दर्जन एडिशनल आईजीज बदले गए हैं, और ये सिर्फ हुआ है 17 महीनों में। अब अगर आप एक एवरेज टेन्योर 3 से 4 महीने का दे रहे हैं एक आईजी को, तो फिर आप गवर्नेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? और ये हाल हमने किया है उस सूबे का जहां पे तकरीबन 55% आबादी रह रही है, जो तकरीबन 60% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है। तो गवर्नेंस का फेलियर जो है वो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि वजीर आजम के डेस्क तक जाके रुकता है। मैं माशी में मैं थोड़ा सा अपनी इस्लाह भी करना चाहूंगा, अपनी इस्लाह करना चाहूंगा। आपने कहा माशी जिम्मेदारी उनके पास नहीं जाती, ठीक है, हम मान जाते हैं,
इनिशियली आप भी क्योंकि मामलात को बड़ी गहराई से देख रहे थे, देखिए इनके पास सबसे काबिल आदमी जिसको ये पिछले काफी अरसे से ग्रूम कर रहे थे वो है जनाब असद उमर साहब। अब वो इनिशियल, मुझे पता है कि आप उनके बारे में एक राय जरूर रखते होंगे, दैट्स योर ओपिनियन एंड आई एम श्योर दैट यू हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट हिम। हाउएवर द थिंग इज के इनिशियली तो उन्होंने मुल्क को चलाया है ना सर, वो जो स्टार्ट था, जो कि हेड स्टार्ट होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो उनके पास था, बट दे कुड नॉट डिलीवर अ रिजल्ट और आई हैव नो रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन एज वेल। तो जहां आप कह रहे हैं कि द बक स्टॉप समवेयर, तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक, रिजल्ट वो नहीं आ सका ना, डिलीवरेबल नहीं हमें दिखाई दिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमें वाकई में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं। असद उमर साहब का जो पीरियड है उसका भी नतीजा कुछ निकल नहीं पाया। आई थिंक कुछ पॉलिसीज़ नहीं बन पाई, पॉलिसीज़ बनती तो उसके बाद फिर हमें इम्प्लीमेंटेशन टीम बनानी पड़ती। अभी भी जो बातें हम इस्लामाबाद में रहते हुए सुनते हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि पॉलिसीज़ बनाने की बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, 12-12 घंटे 14-14 घंटे की मीटिंग चलती रहती हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट नहीं निकल पा रहा। तो अगेन वही जो मेरा इनिशियल नैरेटिव था, मेरा बयानिया था कि नीयत शायद एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे काबिलियत को इकट्ठा या तो करने में कामयाब नहीं हुए, जिस किस्म की टीमें। क्या मेरी और आपकी बहस इस मौजू पर चलेगी? क्योंकि आप मोहतात अंदाज में कहते हैं, लेकिन मेरी और आपकी बहस इस मौजू पर चलती रहेगी और आगे आने वाले हफ्ते के अंदर भी मैं आपको दोबारा से तकलीफ दूंगा, क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूं, आप बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, तो हम इस चीज को और आगे लेकर चलेंगे और ये बहस फिर जारी रखेंगे। लेट्स टेक यहाँ पर नाजरीन, बात यह है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ा महदूद होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे सवालात हम लें, तो आप भी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक।